केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया और आइए इस समय सीधे रुख करते हैं अजय मिश्रा का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वक्त निकालने के लिए। प्रधानमंत्री ने बहुत तारीफ की इस बजट को। प्रधानमंत्री ने पीपल फ्रेंडली बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्रेसिव बजट है। आपकी और आपकी टीम को बहुत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स। लेकिन हमने देखा जब आप 2019 में जब आप आए तो आपने बही खाता बजट की शुरुआत की। फिर 2020 में आपने इतिहास का सबसे बड़ा लंबा बजट भाषण दिया, उसके लिए भी आपका नाम आया। 2021 में फिर आपने देश को दिया पहला पेपरलेस बजट। तो जब 2022 का बजट आप बना रही थी, आपके जहन में क्या था? इस बजट की आत्मा आपके लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो। देखिए, इस साल के बजट वो पैंडेमिक के वजह से इकोनॉमी में जितनी भी घाटा हुआ उसको ठीक करने के लिए पिछले साल के बजट हमने प्लान की, जिसके दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च बढ़ाया और इकोनॉमिक रिवाइवल के पक्का रास्ता पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब संपत्ति रोड हो, इनलैंड वाटरवेज हो, एयरपोर्ट्स हो या सड़क हो, ये सब बनाने में आर्थिक सुधार का अच्छा रास्ता है। ये हमारा मान्यता था पिछले बजट में। मगर पिछले बजट प्रेजेंट करने के तुरंत बाद आया सेकेंड वेव, जो भयानक वेव था, किसी का असेसमेंट में नहीं था। उस परिस्थिति में हमने अप्रैल के बाद भी एक और अनाउंसमेंट किया। कुल मिलाकर के 21 का बजट और अप्रैल के बाद में वाला अनाउंसमेंट दोनों इकट्ठा जब आप देखेंगे, इकोनॉमी का आज तक का रिवाइवल का वो था नींव। और उस बजट में हमने पॉलिसी बहुत अनाउंस भी किए, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन पहले बार इस देश में खुलेआम ऑनेस्ट एडमिशन था कि बहुत सारे विषय में सरकार का बिजनेस करना उचित नहीं है, वो बिजनेस चलाना है, बंद नहीं होना। इसीलिए उसमें इक्विटी कैपिटल ले आने के लिए रास्ता ये था कि प्राइवेटाइज करो। उस पॉलिसी भी उस बजट में अनाउंस किया गया। और उसके बाद बजट मतलब जो बोला गया है उतना ही है, उससे नीचे या उससे आगे कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंसी और बजट का स्टेटमेंट में ऑथेंटिसिटी ले आए, वो सब इस बजट में कंटिन्यूड है। मैं जोकलरली एक बात बोली कि क्रिकेट में शुरुआत में ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन करता है रन, फिर अंत में भी क्लोजिंग में जितने छक्का मार सकते हो मारो, मगर बीच में वो स्वेट ओवर्स बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। स्टेडीली खेलते रहो, कोई बदलाव उतल पुतल और ऊपर नीचे ना करो, स्टेडी पॉलिसी रहना चाहिए। वो है इस बजट में स्टेडीनेस और प्रेडिक्टेबिलिटी। टैक्स में कुछ छेड़छाड़ नहीं की और ऊपर से अगले आने वाले 25 इयर्स के लिए फ्यूचरिस्टिक एक आधारशिला रखा गया। Just taking up from where Ajay asked you, so last year in the run-up to the budget, you had introduced a very interesting moniker. You said it's a once in 100-year budget. So this year, given your T20 analogy, how would you characterize this year's budget? Actually, I'll go back to say that that time when I made that statement, I said that this budget is being prepared at a time that once in 100 years pandemic has hit us and we are preparing this budget. But it so turned out that everybody started saying you're preparing a once in a year budget. No, budget was being prepared in a once in 100 year situation. But never mind, that stuck to me in a way. But this budget is a budget for continuity. It's certainly a budget for sustaining the stimulus which has been given. We want to honestly undertake the public investment in asset creation.
public infrastructure expenditure, and only through this we feel that there will be a crowding in of private investments. So the virtuous cycle can happen only by the government leading the way, and we have unhesitatingly come forward. Otherwise, within 1 year, capital expenditure going up from 5.5 lakh crore to 7.5 lakh crore is not small. And in this, within this 7.5 lakh crore, we have given 1 lakh crore to the states as a 50-year interest-free grant, and that's not going to be cutting down on their borrowing. It's over and above the borrowing limit that has been given to them, and therefore it's not a reduction in what they have. On the contrary, it's definitely much more than what has been given to them through the Finance Commission. Can I do a quick follow-up? You talked about how this should catalyze, the public investment should catalyze private investment. But we do know for the last more than 10 years, this has not been happening. So do you think this is the turning point where India Inc. will rediscover its mojo? I think so, and I can already see signals in that direction, because I think there are many other compulsion points, if I can use that expression. There are other reasons why India Inc. will have to come forward. We are leading from the front. We are spending, no doubt. We want to have private investment crowding in, but it's also a time where world over there's a lot of churning happening in the way manufacturing sector or service sector has formulated its business. Business models are changing. There's a lot of artificial intelligence coming in. Robotics is taking up. Of course, in a country like India where demographic dividend exists, and also because you have a reasonable number of good graduates, trained manpower, which can be upskilled also, there has to be a good blend of robotics, artificial intelligence, and also looking at employing people. So this is the time when industry, be it in manufacturing or services, there should be a reset, and I think industry seized of it. तो मैम, अभी तक आपने ये कहा कि ये जो बजट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को पिछले दोनों बजट में 34% फिर मोर देन 35% बढ़ाया, जिसका असर निजी क्षेत्र के निवेश पर भी पड़ेगा और उसको ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में ट्रांसलेट होना चाहिए। अब मैं आता हूँ खेती बाड़ी पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि 3 कृषि कानून संसद में पास होने के बाद उसको वापस लेने की स्थिति आई, उसके बाद ये बजट आया। ऑब्वियसली अगर वो वापस न लिया जाता तो बजट में थोड़े बहुत हमें अलग बजट देखने को मिलता। अब जो आप सिग्नल देना चाहते हैं, अब क्या लगता है आपको कि आप पूरे खेती बाड़ी की दशा को बदलने के लिए ये बजट पेश किया गया, एक नींव रखता है जिसमें आप उनको इंडस्ट्री के साथ जोड़ रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ रहे हैं, उनको स्टार्टअप्स के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं आप इस्तेमाल करने की। तो क्या आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में खेती की दशा और दिशा क्या बदलने जा रही है, उसकी एक नींव रखता है यह बजट? नहीं, खेती का दशा और दिशा तय करने वाला किसान है। सरकार उनके साथ मदद करने के लिए जितने भी करना है वो करने के लिए तैयार है। जैसे आपने सही बताया कि सिर्फ उनके खेती के द्वारा जो इनकम उनको मिलता है सिर्फ उतना नहीं, उससे हट करके सोलर पावर जनरेशन, बी कीपिंग, और खेती में भी एक हिस्से में एग्रो फॉरेस्ट्री, फिर प्रोसेसिंग के द्वारा, फिर उनको भी हाई यील्डिंग सीड्स देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस बजट में हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा भी बहुत सारे कदम के लिए हमने रास्ता इसमें दिखाया और पैसा भी उसके लिए अलोकेट किए। इसीलिए मैं मानती हूँ, और एक्सपोर्ट के लिए किसान रेल और एयरक्राफ्ट्स के द्वारा, मतलब एरोप्लेन के द्वारा उनके पेरिशेबल गुड्स को, जैसे नॉर्थ ईस्ट से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का विदेश में बहुत ही डिमांड है,
उनके लिए प्रोडक्ट्स को एयरलिफ्ट करना पड़ता है, नहीं तो उनके लॉजिस्टिक्स बीइंग व्हाट इट इज, एग्रीगेट करना भी असंभव की बात होता है। ऐसे बहुत सारे रास्ता हम खोज रहे हैं जिसके द्वारा किसान की आमदनी दोगुनी होगी। लेकिन आपने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि पीएम किसान योजना रहेगी, उसके लिए प्रोविजन आपने किया, एमएसपी रहेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एमएसपी लॉ बनाना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे एमएसपी हटा देगी सरकार, लेकिन आप कह रही हैं कि एमएसपी के लिए आप रहेगा नहीं, 2.37 लाख करोड़ सिर्फ रुपया। एमएसपी रहेगा नहीं, मगर अब तक के कभी नहीं पहले हुआ उतना प्रोक्योरमेंट अभी हो रही है। पिछले 4-5 साल से लगातार एमएसपी हाईएस्ट दिया जा रहा है, रेट भी हाईएस्ट, क्वांटम प्रोक्योरमेंट भी हाईएस्ट, और तुरंत डीबीटी के द्वारा उनके हाथ में पैसा भी जारी है। Minister, if I may take you back to the growth strategy underlying this budget, which is basically looking at massive capital investments. So earlier India used to have a problem that they never had the resources. But now a back of the envelope calculation suggests that at least 20 trillion rupees of resources are available, which means you need about 60 trillion worth of projects in mind. So we do not have at this stage these shovel-ready projects. Do you think that will pose a constraint on this growth? No, I don't think. Since after the introduction of National Infrastructure Pipeline, which was end 19 and early 20, we have been adding a lot of projects as well to that list. And many states have come with very well designed projects with which we are able to move forward. Over and above what is in that, there's also a keenness now among states to compete for renewable energy related projects. We find a lot of states coming up with very doable projects. And also when sovereign funds from abroad come to India, they are looking for projects which are scalable. They want projects of that size. They don't want to invest in 10 projects, rather invest in 2, the amount with which they are ready to come in. We've also given them a lot of fiscal benefits. And the emphasis that PLI has brought in, it has understood, the business has understood that it is for incentivizing production at a scale. So every unit that is getting added to a particular level. Many states have shown keenness even on that. And therefore I see the approach to large projects, which has an impact, multiplier effect, impact on immediate job creation, and a very next 15-20 years keeping alive that sector. There's a lot of interest in states. And in the last 2 years, the success of PLI in the last 1 year itself will tell you that doable projects are very quickly coming in all sectors. मैम, अगर मैं दूसरा सवाल अपना रोजगार पर केंद्रित कर पाऊँ तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये बजट रोजगार को बढ़ावा देने वाला होगा नहीं। क्या वो आप स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें दे सकती हैं, चाहे वो एमएसएमई के जरिए हो या पीएलआई जिसका जिक्र आपने अभी किया, रोजगार को कैसे बढ़ावा मिलेगा इस बजट से जिसकी सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं? सिर्फ पीएलआई के द्वारा हमने कंजर्वेटिव एस्टिमेट बोल रहे हैं 60 लाख का जॉब्स क्रिएट होगा। ECGLS का जब लॉन्च हुआ लोग उससे थोड़ा डाउट करते थे, उससे क्या जॉब्स प्रिजर्व होंगे। एक आउटसाइडर्स का स्टडी, गवर्नमेंट का नहीं, बाहर के स्टडी, इंडिपेंडेंट स्टडी के द्वारा वो साबित हुआ कि एमएसएमई जो इस स्कीम के द्वारा बेनिफिट हुए उनका एम्प्लॉयर्स को हटाया नहीं गए, एम्प्लॉयज़ को हटाया नहीं गए। और अभी पीएलआई एक्सपैंड भी हो रही है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और स्टार्टअप और ऑल्सो मेनी ऑफ द स्मॉल एमएसएमई यूनिट्स नया जो आ रहे हैं उन सब को भी हम प्रावधान कर चुके हैं इस बजट में। मैं मानती हूँ इन सभी रास्ताओं से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जी अनिल। Minister, if I can go back to the states part, you mentioned that states are going to be a partner. But all states are not uniform in this country. So there is a capacity issue, even if we keep the politics out of it. There's a capacity issue. So do you think in these kind of scale of projects, their lack of capacity could be a bind on the ability to ramp up these capital intensive projects on such But they are not the only projects we are doing. Scaled up projects are certainly there because they have the economy needs them.
at least in those core sectors where they're coming, the new sectors where they're coming, the sunrise industries where they're coming. We need that scale. But that doesn't negate the possibility of other projects which states can continue doing depending on size of the state and the capacity of the state. And nothing is less or small in it. Every state needs what they need. So we recognize that. मैम अब अगर हम देखें बजट में कुछ नई बातें भी आपने की हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस हम देख रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में है। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगी, ई पासपोर्ट की शुरुआत करेंगी, डिजिटल बैंकिंग 75 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू करेंगी, पोस्टल जितने भी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं उनको पूरा बैंक के साथ लिंक कर देंगी, पीएम डिवाइन आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए कहा, नेशनल टेली मेडिसिन हेल्थ मिशन वो भी आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम आप बनाने की बात करें पहली बार जिसको लॉन्च किया जाएगा, वन क्लास वन टीवी चैनल कोरोना के दौरान वो भी डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करता है। ये सब मैम मेरे ख्याल से जो नींव आप रखने जा रही हैं 5G टेलीकॉम के जरिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दे कि क्या होने जा रहा है, अगले 1-2 साल डिजिटल इकॉनमी के लिए कैसे होने जा रहा है। आपको मालूम है पिछले कोरोना के समय में आम जनता के माइंड में डिजिटल के द्वारा उन्होंने बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये जनता ने कर दिखाए। अडेप्टिंग टू डिजिटल पेमेंट सिस्टम इज वन क्लासिक एग्जाम्पल। ये विदेश में डेवलप्ड इकोनॉमी जो मानते हैं हम, उनमें से भी इतना पेमेंट अडेप्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं हुआ। सो जनता में वो इंटरेस्ट है, क्षमता भी है, सो उसको पूरे उपयोग करने से हम सबका फ़ायदा भी है। और जब ट्रांसैक्शंस डिजिटली होते हैं वो ट्रैक करना भी आसान है, जिससे वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो नेगेटिविटीज़ थे, इनफॉर्मल इकोनॉमी जो थे वो सब मतलब उन इकोनॉमीज़ में सभी विषय नेगेटिव ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ, उसमें स्ट्रेंथ भी है, कुछ बेनिफिट्स भी है, मगर उसमें जो नेगेटिविटी था कि ट्रैक करना मुश्किल है, उसमें अच्छा सही काम हो रही है या कुछ गलती भी हो रही है, ये सब हमें पता नहीं चल रहा। डिजिटल के द्वारा वो सब ट्रैक करना अभी आसान हो गया है। इसीलिए मैं मानती हूँ ये फॉर्मलाइजेशन के रास्ते में ये इससे बहुत ही बेनिफिट हमें मिलेगा और जनता भी इसका सुविधा एस्पेक्ट्स समझ करके उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। सेकंड, थर्ड, हमारे ये हार्ड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचने से पहले बहुत ही इलाका में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रही है, उसका फ़ायदा समझ रहे हैं लोग, और डिजिटल कनेक्टिविटी जब उनको मिलता है, मार्केट का एक्सेस मिलता है, ये भी लोग समझ रहे हैं। और जिनका मार्केटिंग का ताकत नहीं है वो डिजिटल के द्वारा मार्केट कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट, जिससे हमारे छोटे मोटे ये हैंडीक्राफ्ट्स का, स्मॉल वीवर्स का सबको बेनिफिट हो रही है। इस देश में इनफॉर्मल सेक्टर ही बहुत ही ताकतवर है, मगर उसको फॉर्मल करना इन रास्ते में से सबको उपयोगी। और 5G जो टेक्नोलॉजी है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, उसके लिए आप करें कि PLI इंसेंटिव्स भी देने की आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उसमें अगर आप डिटेलिंग कर पाएं। मतलब 5G जैसे 4G से आगे है वो तो सब समझते हैं, मगर उसका टेक्नोलॉजी बहुत ही कुछ लोगों के पास ही है। उस टेक्नोलॉजी के साथ उस पूरे इकोसिस्टम में जो जो आइटम्स चाहिए और उसको सर्विस करना, उसके चालू रखना, इन सब में बहुत ही एक्सपर्टीज़ का आवश्यकता है। हमारे यहाँ युवा बहुत ही ट्रेंड, मतलब पढ़े लिखे हैं उस अंशों में, मगर उनको उनके द्वारा बिजनेस चलाना, उसको सर्विस करना, इसका एक नेटवर्क जैसे बनाने के लिए सिस्टम्स चाहिए। उस सिस्टम को प्रोत्साहन देने वाले PLI हम ले आएंगे। प्रपोज कर रहे हैं। Minister, on this digital economy, can I get a clarification on this whole crypto tax, as the markets are calling it, that you've introduced? So you have not, you're basically recognizing crypto as an asset class and denying it as a currency. I'm not yet doing any of that. Okay. I want you to, thank God you asked me that question. I want you to give me the opportunity to explain it. There is a process of consultation which is going on about crypto. That's first thing. Before the consultation is completed, I won't be able to do anything on regulating them or formalizing a framework for regulation for them.
This is one side of the story. Second is, everything that is crypto cannot be a currency. What is a currency? A currency is something which is issued by, as a fiat, it is issued by the authorities concerned, the government or the central bank. If they issue something, even if it's digital, only then can it be currency. What happens in the world of crypto otherwise is they are creating very many different types of assets using the digital technology and also using the distributed ledger technology. All of them are not necessarily currency. Currency is that which comes from a central bank which has the authority to issue currency. So what we have now made a provision for is for the Reserve Bank of India to issue a digital currency. And that obviously will be riveted in or based on certain value of gold or money or government's assets or something of that kind. So it will be asset backed. It will be sovereign backed in a way. So that is what is currency. The rest of them, we don't know yet how we are going to regulate them because consultation is going on. However, because there's a lot of buying and selling and transacting, resulting in some kind of a profit, and it is the sovereign right to tax such transactions and profit making, I've come up with a proposal for a taxation on them. And that is to the extent of 30% for profits earned out of such taxation, and also a TDS, so that I know who's buying and selling, in the sense what is the transaction about, money trail, whether it's A money or B money, whatever. So the taxation is on those activities which are not currency. Currency is with the Reserve Bank, but these are some kind of assets being bought and sold. Various types of it. I'm taxing them. Okay, so is there a timeline for the consultation? I mean, do we have a finite? Well, at the earliest, as soon as it comes, next I fiscal. will start looking at what we can do in terms of regulation. So next fiscal we can. We don't know yet. We'll let the consultation get over. मैम थोड़ा सा इसी पे क्लैरिफिकेशन, बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आरबीआई डिजिटल करेंसी लेकर के आएगी तो क्या वो एग्जिस्टिंग कैश इकॉनमी या फिर एग्जिस्टिंग जो करेंसी इकॉनमी है उसको थोड़ा सा रिप्लेस करेगी, या फिर इन रेगुलेशंस के जरिए जो अभी आप टैक्सेशन को लिए लेकर के आए हैं या टीडीएस के जरिए लेकर के आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएँ। देखिए, करेंसी का मतलब उसका सॉवरेन बैकिंग है। करेंसी का मतलब उसको इशू करने वाला देश में एक है और वो संवैधानिक है और उसका सरकार की अप्रूवल है। आज करेंसी देश में इशू करने वाले सिर्फ एक ही अथॉरिटी है जो सरकार के साथ काम करते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हमने इस बजट के द्वारा ये घोषणा कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक एक डिजिटल करेंसी इशू करेंगे। डिजिटल करेंसी का फ़ायदा बहुत सारा है। आज हर देश में एक देश से दूसरा पेमेंट करने का और रेमिटेंसेस करने का, कॉस्ट इफेक्टिव भी और स्पीडी ट्रांजैक्शन का भी उसमें पॉसिबिलिटी है। हमने ये रिकग्नाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मतलब रिजर्व बैंक के द्वारा डिजिटल करेंसी इस सब एक्टिविटीज़ के लिए हम करेंसी ले आ रहे हैं। जो बाहर का एक्टिविटी है, प्राइवेट लोगों के आपस में जो एक्टिविटी है, डिजिटल एक्टिविटी है, उसको क्रिप्टो एक्टिविटी जो हम बोल रहे हैं, उसमें बहुत सारे एसेट क्रिएट करते हैं लोग। वो जो एसेट का हम लूजली करेंसी क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, वो करेंसी नहीं है। एनएफटीज जिसको आप कह सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी है उसमें। उसका ट्रांसैक्शन में जो मुनाफा कमाते हैं लोग, उसके ऊपर हमने 30% तक टैक्स लगाए और उसमें टीडीएस भी ले आए। वो करेंसी का नाम पर हम कैसे उपयोग करेंगे, करना ठीक नहीं है, क्योंकि करेंसी बैंक के पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, रिजर्व बैंक के पास है।
जैसे बिटकॉइन वगैरह जैसे करेंसीज हैं बाहर, हमारे देश में उस तरह के लॉन्चेस अलाउ करेगी सरकार है? नहीं, वो बहुत सिंपल देखेंगे, है। अभी तो अच्छा। कंसल्टेशन हो रही है, कंसल्टेशन के बाद ही हम तय करेंगे। और उस पर आप एक अलग से नया कानून लेकर के आएंगी जिसका जिक्र आपने संसद में किया था? कानून है कि रेगुलेशन है, सिर्फ रेगुलेशन है, कानूनन रेगुलेशन है, ये सब देखना है। Minister, if I may go back to the underlying assumptions of your budget on growth. So you have assumed a 11.1% growth in the next fiscal. So a little on the conservative side from what analysts had expected. So what is the logic of, is it because you anticipate some headwinds, or is it that you have last year you have perfected this of under promise and over deliver like you did with all your revenues? So is No. it part of that, or is it just being pragmatic? It's not under promising, it's being realistic. One. And secondly, when last year's BE was brought in, we hadn't seen Omicron, we hadn't seen the second wave. At that time, before the second wave, I had given the budget. Now second wave has come, hopefully it's gone. Now Omicron is on, but even more, you have the US Fed, you also have the international crude oil prices going up, metals have become very expensive. So we will have to keep all this in mind. We are not getting into details of which is considered a challenge, which is a headwind, which is not. But at the same time, I think Prime Minister has been very clear that we will have to work out to make the budget a lot more a speaking document. It should say what it has. There's no point in saying things beyond a certain, and that's what we followed. So quick follow-up. So the contact economy, because our vaccination program is now more or less heading towards conclusion. So in this, the expectation is that it will create the right ecosystem to revive the contact economy once more. So are you anticipating an upside, a pleasant upside in the next fiscal from the contact economy coming back, because services is almost 50% of India's GDP at this point? Yes, but equally I have made a provision for helping the hospitality and contact intensive sectors. I've just mentioned it as hospitality and related sectors because I've not described them, but broadly I've mentioned hospitality and contact intensive. We've made a provision of 50,000 crores of sovereign guaranteed loans to be given, which is what we did in the ECG LS, which was a successful way of helping the MSMEs. Similar, we want to have a treatment given for hospitality. For that, additionally 50,000 has been given. वित्त मंत्री जी, अब मैं बात करना चाहता हूँ आत्मनिर्भर भारत योजना की, और मैं आप ही से बोरो कर रहा हूँ क्योंकि आपने कई सारे चरणों में वो पैकेज का ऐलान किया जब कोरोना की महामारी देश पे आई, और उसी के साये तले हमने ये दूसरा बजट देखा, आप लगातार लेकर के आई हैं। आपने डिफेंस की स्पेसिफिकली बात की कि 68% हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो मेक इन इंडिया होगा, और कस्टम्स के जो कुछ कस्टम ड्यूटी के जो प्रोविजंस हैं वो भी मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए। अगर हम आज के 5 साल डाउन द लाइन हम देखें, आत्मनिर्भर भारत का जो एक तरह से शुरुआत आपने इस देश को दी, वो कहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन आपके जरिए हम समझ? अच्छा चल रही है और उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, और आगे भी उसका स्ट्रेंथन हम करते रहेंगे। 68% आपने सही कहा, डिफेंस का प्रोक्योरमेंट बजट में 68% तक भारत में जो उत्पादन होते हैं उन सभी सामानों को, सामग्री को आर्म फोर्सेस खरीदेगी। उसके अलावा ये भी हमने किया कि 65% ऑफ R&D बजट जो डिफेंस का होता है वो भी भारत देश में रिसर्च करें, DRDO के साथ करें, और इनोवेशन भी इधर ही हों। और इससे पहले हमने 200 आइटम्स को आइडेंटिफाई करके डिफेंस को ये भी कहा कि वो खरीदें, अगले 10 साल तक उसका गारंटी SMEs को दें, जिससे उनको मालूम होगा कि आज खरीद लिया मगर कल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, वो डाउट रहना चाहिए। अगला 10 साल के लिए उनको ऑर्डर पक्का होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हम कदम उठा रहे हैं जिससे मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आत्मनिर्भर भारत का संदेश जनता भी समझ रहे हैं और उस रास्ते पर जल्दी बहुत सारे उस गाड़ी पर चढ़ रहे हैं।
आगे बढ़ाने के लिए। तो जो सोलर में आपने प्रोविज़न किया या फिर PLIs के जरिए जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उस पर आप फोकस कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम जल्दी ही, जैसे सेमीकंडक्टर चिप की बड़ी समस्या आई है इसी दौरान हमने देखी, मगर तो हम सेमीकंडक्टर्स को भी PLI के द्वारा हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। Minister, staying on the expenditure theme, one criticism that has been leveled is that in your estimates on fertilizer spending, food subsidy, on rural development, compared to RE, they are almost the same or lesser in this. Is it because they are all comparing the current BE with the last RE? RE. How right is that? BE is compared with the BE. You don't compare BE with RE. Okay, no, my question was that is it your budgeting low because it's a demand linked? That's right. When programs are demand driven, we give it as and when we get the data. So if at the moment you see that this amount will take care of the immediate couple of months, we give it. And there's always a supplementary demand in the monsoon session or in the winter session through which we can always bring in additional resources which is required. Many of these programs, because they are demand driven, you really cannot estimate what will happen after 3 months or after 4 months, and there's no point in putting it up front and waiting for people to drive the program. As and when demand arises, we'll keep filling it. So quick follow-up that your economic survey yesterday talked about agile fiscal planning. So given that and given the uncertainties which you have mentioned, so can we expect that a similar kind of agile, I mean, if the circumstances require, you would go back to coming with these mini budgets? Absolutely, absolutely. We'll keep ourselves very close to the ground and understand what's happening and keep responding accordingly. वित्त मंत्री जी, अब थोड़ा सा ग्रोथ पे वापस आते हैं। बहुत सारे एजेंसीज का प्रोजेक्शन यह है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था इस वक्त है, अगले 3 सालों तक बने रहने की उसमें क्षमता है। जो आपने ये कहा कि ये जो आधारशिला हमने 25 सालों की रखी है उसमें PM गति शक्ति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने बताया कि जो 7 उसके पिलर्स हैं जिसको साथ लेकर के जाएंगे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को आपने उसमें सबमर्ज कर दिया है। ये जो पोटेंशियल है सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बने, कौन से सनराइज सेक्टर्स और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको फ्यूल करने जा रहे हैं, जिस पर सरकार का ध्यान अगले 2 से 3 सालों में रहने वाला है? ये सातों के साथ आगे चलेंगे, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस अगर उसके लिए हम काम करना है और उसमें सेंस है, नहीं तो एक रोड आपने अच्छा बना दिया मगर अगल बगल में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है, कोई रेसिडेंशियल यूनिट नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आप सोच रहे हो। इसके बदले अगर उस रास्ता को हम ऐसे प्लान करें जिससे इंडस्ट्रियल यूनिट्स और इंडस्ट्रियल ब्लॉक्स, पूरा बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज दोनों ही हो जी, वो सड़क से हमें दोनों बेनिफिट मिलना चाहिए। और एक पोर्ट से उसका लिंक अगर है तो लैंड लॉक्ड रीजन्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, उनको बेनिफिट मिलेगा। और ये मान लीजिए किसी का इच्छा है कि इधर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एयरपोर्ट बना दो, खर्च उठा करके एयरपोर्ट बनाते हैं, मगर उससे फ़ायदा किसी को नहीं है और उसका आसपास में इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री, एयरपोर्ट आ गया इसीलिए इंडस्ट्री को हम ले नहीं सकते, क्योंकि इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल से कनेक्शन है और सेल का पोर्ट से कनेक्शन है। इसीलिए एयरपोर्ट भी ऐसे जगह पर बनाना जिससे तुरंत मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, उन सबको बेनिफिट मिले। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक सभी दृष्टिकोण से सोच करके डेवलपमेंट बनाना ही PM गति शक्ति का एसेंशियल मैसेज। मैडम अगर आप अलाउ करें तो लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग जी। I actually wanted to ask you on an issue which is a very important cohort in India which you alluded to in your speech, the middle class. So they have also been hurting for the last 2 years. So the anticipation among the middle class is always linked to some tax break. So I heard you said I did not raise taxes for the last 2 years. So what is your message for the middle class which has also suffered in this horrible pandemic? I fully recognize every section of the society has suffered. Middle class has definitely suffered.
But when we talk about middle class, I understand, you understand, all of us understand, and each of us also perceive that there is an element of middle class in us also, and therefore we understand the element of suffering. But yet we also belong to some other group. For instance, if you or your brother or your son would start a startup and he gets benefits, isn't that middle class? If his children are going abroad and if I give them all the facility to transfer money for their education abroad and give them also a passport which is going to be futuristic and ensure that when they come back they can have a skilling program, and I also make sure that high class universities are set up in India, isn't that not addressing the middle class? And similarly, would we want to think that the farmers are not middle class? Would they not get benefits? Will we think that an MSME running person is not middle class? So middle class is a large spectrum which has that middle income being the common factor, but are spread across broad. In one or the other way, the government is dealing with them. Affordable housing, is that not for middle class? मैम हम इस कार्यक्रम के अंतिम सवाल पर हम आते हैं। ये हमने देखा कि वन नेशन वन टैक्स जीएसटी की आपने बात की और हम लोग ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं अगर हम ग्रोथ की बात करें। इकोनॉमिक सर्वे भी ये कहता है, आपने भी ये पॉइंट आउट किया। उसके बाद आपने अनाउंस किया वन क्लास वन टीवी चैनल, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट रेलवे स्टेशन के लिए, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो पूरा एक देश और एक सिस्टम के साथ जोड़ने की बात, राज्यों को साथ लेकर के चलने की बात, बड़ी मैसेजिंग क्या है इस बजट के जरिए? इसमें एक भी ऐसे राज्य ना होना है जिसमें ऐसे बेनिफिट्स नहीं पहुंचता। अगर एक डेवलप्ड स्टेट के पास ऑप्टिकल फाइबर है, गुड हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है और उधर कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए फैसिलिटी है, उनके पास अधिकार का एक कार्ड है, क्यों अंडर डेवलप्ड एरियाज में, उसी राज्य में कहीं और अंडर डेवलप्ड पॉकेट्स है, उसमें भी जैसे शहर में होता है वैसे उनका बेनिफिट भी होना चाहिए। इसीलिए हर पाई में हम देख रहे हैं कि कोई भी छूट ना जाए, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। सरकार की पॉलिसी इतना बारीकी से सोचकर करना चाहिए जिससे कोई भी रह ना जाए। और इसीलिए आप एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पे फोकस कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट पे फोकस कर रहे हैं। 112 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में पिछले 3 साल में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी महीने में एक बार प्रगति प्रोग्राम के द्वारा उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। आज उन सभी 112 में अच्छा प्रोग्रेस हो रही है, फिर भी उनमें एक आध ब्लॉक में थोड़ा कमी है, उसका हम फोकस कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी बहुत धन्यवाद इतने ट्रांसपेरेंट बजट के लिए, और बजट में जो अनाउंसमेंट हैं वो कैसे ज़मीन तक पहुँचे, उसका लाभ कैसे सभी तक पहुँचे, ये जो फोकस है वो लगता है कि बहुत ही कमेंडेबल है। आपने कहा कि ये फोकस है समावेशी विकास पर है, नई उभरती तकनीक पर निवेश, और सरकारी निवेश के साथ साथ निजी निवेश वापस आएगा जो ग्रोथ और रोजगार को बढ़ावा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए इस खास प्रोग्राम में। तो फिलहाल इस खास बातचीत में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संसद में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री